ओके, सो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। नाउ गाइज वी विल स्टार्ट टुडेज सेशन हियर। एंड आज के सेशन में इन्यूमरेशन को ही हम कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि इसका थियरी पार्ट है, उसको कंप्लीट करेंगे ऑलमोस्ट। ठीक है, काफ़ी थियरी बड़ी पड़ी है इसमें। सो बेसिकली थियरी होने का रीज़न क्या है, प्रॉपर रीज़न ये है इन्यूमरेशन के अंदर में कि हमें क्या होता है ना, जो भी कनेक्टेड, हम जिस कनेक्टेड पीसी जो है हमारा, ठीक है, कनेक्टेड कंप्यूटर जो है, कनेक्टेड सर्वर है, उससे हम फर्दर और भी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। यूजर्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई, ग्रुप्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई, शेयर्ड डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई, ये सारी इंफॉर्मेशन निकालते हैं। पासवर्ड इंफॉर्मेशन हो गई, एंड फिर हम उस पर फर्दर प्रोसेसिंग सिस्टम हैकिंग के अंदर करते हैं। ठीक है, जिसमें पासवर्ड क्रैकिंग आ गया आपका, गेनिंग प्रिविलेज एस्केलेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, नाउ लेट मी शेयर द स्क्रीन। नोटबुक निकाल लीजिए, जहाँ जहाँ आप लिखते हैं, टाइप करते हैं, जल्दी निकालिए फटाफट। जो जो मैं बोलूँगा आपको थोड़ा फास्ट टाइप करना है या फास्ट लिखना है। जो लोग ऑनलाइन नोट्स बनाते हैं, सो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैट बॉक्स में जो भी आप टाइप करते हैं भेज दिया कीजिए, ताकि बाकी जो लोग हैं, कुछ लोग जिनका छूट जाता है, रह जाता है, वो उसको कवर अप कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है भैया, तो चलिए। द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू सी हियर अभी राइट नाउ इज विंडोज़ सिक्योरिटी एलिमेंट्स। जो मैंने कल आपको बताया था कि विंडोज़ सिक्योरिटी एलिमेंट्स जनरली 7 टाइप्स के होते हैं, 7 होते हैं टोटली, जिसमें कि SID होता है, RID होता है, SRM होता है, SAM होता है, LSAS होता है, नेट बायोस एंड AD होती है। AD मतलब एक्टिव डायरेक्टरी। इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम SID से, जिसको कि आप सिक्योरिटी आइडेंटिफायर्स भी बोलते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस, क्या काम, अरे यार लेट आते हो तुम लोग बहुत यार। व्हाट इज दिस, क्या काम करती है, क्या इसका वर्किंग है, ये सारी चीज़ें समझते हैं। सबसे पहले आप लोग लिखिए फटाफट एकदम, फास्ट लिखना है आपको। ठीक है, एकदम अभी एकदम ये 5, 6 और 4th क्लास के बच्चों की तरह नहीं लिखना है, थोड़ा फास्ट लिखना है आपको। ठीक है, फटाफट स्टार्ट कीजिए। चलिए, विंडोज कीप ट्रैक्स लिखिए। विंडोज कीप ट्रैक्स ऑफ security. Windows keep tracks of security. Windows keep tracks of security and user identity. Windows keep tracks of security and window and user identities with two data elements. With two data elements. ठीक है, with two data elements. ठीक है, पहला जो डेटा एलिमेंट है आपका, वो आपका SID हो जाता है। दूसरा जो डेटा एलिमेंट है आपका, वो RID हो जाता है। ठीक है भैया, पहला जो हो जाता है वो SID हो जाता है, दूसरा जो होता है वो RID होता है। ठीक है, सिक्योरिटी आइडेंटिफायर एंड रिलेटिव आइडेंटिफायर्स, यही दो डेटा एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स आप बोल लो, जिनका यूज़ करके विंडोज जो है सिक्योरिटी और यूज़र आइडेंटिटीज़ को ट्रैक करता है, हिसाब किताब रखता है, ये सारी चीज़ें करता है। तो अब धीरे धीरे हम थोड़ा इसके अंदर एंटर होते हैं, धीरे धीरे घुसते हैं इसके अंदर क्या होता है। सबसे पहले SID के बारे में थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं। इसका इंट्रो मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है ना, SID जो होती है, SID ये आइडेंटिफाई करती है किसको, ये बताती है किसके बारे में, यूजर के बारे में, ठीक है, ग्रुप के बारे में, ठीक है, एंड अकाउंट्स के बारे में, जो यूजर अकाउंट्स हो गए या कंप्यूटर अकाउंट्स जो होते हैं, जो अकाउंट्स होते हैं उनके बारे में। ठीक है, बस। दूसरी चीज, यूनिक एसआईडी असाइंड होती है। लिखो, इसको लिखते जाओ, ऐसे मैं बोलूंगा तो शायद तुम लोग लिख ही नहीं पाते होगे। लिखो, मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। SIDs आइडेंटिफाई यूजर ग्रुप एंड अकाउंट्स। ठीक है, एवरी अकाउंट ऑन अ नेटवर्क is issued a unique SID when the account is first created. ठीक है, जब भी आप अपने कंप्यूटर में, whenever, जब आप फर्स्ट टाइम आप कोई अकाउंट क्रिएट करते हो, फर्स्ट टाइम,
एक अकाउंट क्रिएट किया, फिर दूसरा किया, तीसरा किया, उससे फर्क नहीं पड़ता, कितने भी कर सकते हो, बट फर्स्ट टाइम जब उसको तुम अकाउंट को क्रिएट करोगे तो उसको एक यूनिक एसआईडी असाइन की जाती है, ठीक है। तो एवरी अकाउंट ऑन अ नेटवर्क इज इशूड विद अ यूनिक एसआईडी व्हेन द अकाउंट इज फर्स्ट क्रिएटेड। When the account is first created, ठीक है। The processes in Windows, the processes in Windows, the processes in Windows always refers to the processes in Windows always refers to the accounts SID, the accounts SID rather than the accounts username और group name। मतलब जो भी प्रोसेसेस होते हैं विंडोज के अंदर, ठीक है, उनको अकाउंट्स के एसआईडी से मतलब होती है, अकाउंट्स एसआईडी से मतलब होती है, नॉट यूजर नेम और ग्रुप नेम, ठीक है। अकाउंट्स एसआईडी से मतलब होती है, अकाउंट्स एसआईडी से मतलब होती है, ठीक है। रेफर लिख लो, रेफर अकाउंट्स एसआईडी, नॉट यूजर नेम और ग्रुप, जितने भी प्रोसेसेस होते हैं विंडोज में, ठीक है। तो विंडोज में आपके जो भी प्रोसेसेस हैं, ठीक है, जैसे कि आपने टास्क मैनेजर में देखा होगा, यहाँ पे जैसे ये सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं, कुछ बैकग्राउंड में, कुछ फोरग्राउंड में। ये प्रोसेसेस जो है आपके कंप्यूटर का जो यूजर अकाउंट होता है बेसिकली, जैसे कि मान लो मैं इस पे चलता हूँ, चेंज अकाउंट सेटिंग्स पे चलता हूँ, हु इज दिस, अच्छा, अकाउंट सेटिंग में चलता हूँ, जैसे ये यूजर है मेरा मिस्टर टीएन, ठीक है। तो हमारे जो भी कंप्यूटर के प्रोसेसेस हैं उसमें उसको इस मिस्टर टीएन से कोई मतलब नहीं है, क्या है, मिस्टर टीएन से कोई मतलब नहीं, इसको उस अकाउंट के जो हमारा, जैसे मैं अगर रूट अकाउंट से हूँ या जनरल अकाउंट से हूँ या गेस्ट अकाउंट से, उसके एसआईडी से मतलब है, समझ में आया? जैसे कि कंप्यूटर में हमारा जो कंप्यूटर है वो आपके इन वर्ड्स को, इन अल्फाबेट्स को नहीं समझता है, ये क्या लिखा हुआ है कंप्यूटर इसको नहीं समझता है, बाइनरीज को समझता है, 0 या 1 को। वैसे ही आपके ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज जो है, आपका जो विंडोज है, इसके अंदर जो प्रोसेसेस चल रहे हैं वो एसआईडी को समझता है, यूजर नेम और ग्रुप को नहीं। वो यूजर नेम ग्रुप हमारे इजीनेस के लिए होता है कि हम उसको अच्छे से याद कर सके, पढ़ सके, हमारे लिए इजी हो जाए, बस बात करता हूँ, ठीक है। नाउ आरआईडी, लिखिए आरआईडी के बारे में फटाफट, लिखिए आरआईडी के बारे में। आरआईडीज आरआईडीज आर सबसेट ऑफ एसआईडी, सबसेट ऑफ एसआईडी। सबसेट का मतलब होता है ना, एक तरह से आप बोल सकते हो एसआईडी का ही एक पार्ट है, पार्ट इसको बोलते हैं, मान लो द लास्ट पार्ट ऑफ एसआईडी आप बोल सकते हो, यू कैन से इट द लास्ट पार्ट ऑफ एसआईडी, यू कैन से इट फॉर नाउ अभी के लिए, ठीक है। देखो आरआईडी आर अ सबसेट ऑफ एसआईडी, आरआईडी is a subset of SID is a subset of SID and identify a user or group, a user or group, a user or group. RIDs are a subset of SID and identifies the user or a group in relation to the authority that issued the SID. In relation to the authority, in relation to the authority that issued the
SID, SID, that issued the SID. RIDs are a subset of SID and identify a user or a group in relation to the authority that issued the SID. In relation to the identity, in relation to the authority that issued the SID. ठीक है, मतलब क्या है, लिख लो एक बार और, या तुम ऐसे लिखो, इट इज, और इसके बाद लिखना इट इज अ या ऐसे लिखो, इट इज असाइंड, इट इज असाइंड, at creation of objects. It is assigned at creation of objects. भाई जो यूजर वगैरह जो क्रिएट होते हैं, ग्रुप्स वगैरह, उसी की बात हो रही है. इट इज असाइंड at creation of the objects and becomes part of the SID, and becomes part of the SID, and becomes part of the SID. ठीक है, देखो इसका मतलब, इसका सिंपल सा एक चीज समझाता हूं. जितने भी यूजर अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, आपके कंप्यूटर में, आपके विंडोज में, उन सब के पास एक SID होता है, जो कि एक अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफायर होता है, SID. ठीक है, तो विंडोज में जितने भी तरह के ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ऑथराइजेशन रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ऑडिटिंग रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो सब SID का यूज़ करती हैं आइडेंटिफाई के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए उस यूज़र के लिए. ठीक है, ये मेन हमारा इसीलिए SID का यूज़ है. अब यहाँ पे गाइज इसी तरीके से SID के अलावा, जैसा कि मैंने बोला, RID होता है. ठीक है, RID SID का ही एक सबसेट टाइप है, लाइक इट इज काइंड ऑफ सबसेट, बस, मतलब कि उसी का एक पार्ट आप बोल सकते हो. जब क्रिएशन होता है कोई भी यूजर का या अकाउंट का, तो उसको RID असाइंड होती है, एंड वो लेटर ऑन SID का ही एक पार्ट हो जाता है, SID का एक लास्ट पार्ट बोल सकते हो, बस. ठीक है, अब लिखो, इसमें, इसको लिख लो ऐसे, ऐसे तो मैंने लिखा है, थोड़ा और एक्सपेंड कर लो. द RID यूनिकली आइडेंटिफाइज, the RID uniquely identifies a security principle RID uniquely identifies a security principle relative to the local or domain security authority that issued the SID. The RID uniquely identifies a security principle relative to the local or domain security authority, relative to the local or domain सिक्योरिटी अथॉरिटी. डोमेन का मतलब हो गया कोई रिमोट मशीन, एक समझ के रखो, कोई भी एक रिमोट मशीन, लोकल मतलब लोकल मशीन. तो द लोकल और डोमेन सिक्योरिटी अथॉरिटी दैट इशूड द SID, उस सिक्योरिटी अथॉरिटी के ही रिलेटिव होता है जो SID को इशू करता है. अब ये कौन इशू करता है, क्या, अभी हम देखेंगे. दैट इशूड द SID. ठीक है, कोई भी यूजर जो फर्स्ट टाइम क्रिएट होता है, जब फर्स्ट टाइम क्रिएट होता है, एनी फर्स्ट यूजर अकाउंट क्रिएटेड इन विंडोज हैज RID as 1001.
ये किसी भी कोई भी फर्स्ट यूजर अकाउंट जो होता है उसका RID जो होता है इस 1001 होता है, ये बात दिमाग में हमेशा रखिएगा, ठीक है। एंड कोई भी ऐसा यूजर, मतलब कोई भी यूजर जो कि अभी क्रिएट नहीं हुआ है, मान लो लेट सपोज अभी क्रिएट नहीं हुआ, जस्ट इन द फेज ऑफ क्रिएशन है, क्रिएट नहीं हुआ है, इसको ऐसे बोल सकते हैं यूजर that has not been created yet, उसकी जो RID होगी, RID वो 1000 होगी, 1000, ठीक है। जो अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है उसकी RID 1000 होगी। अब सोच रहे हो कि सर ये क्या है, ये मतलब क्रिएट नहीं हुआ है उसकी RID 1000, मतलब मैं समझा नहीं। इसका मतलब ये होता है सिंपली, ये बस डिनोशन के लिए होता है कि हाँ भाई ये अभी 1000 है, मतलब ये कोई भी कुछ भी नहीं है, अभी यूजर उधर कुछ है ही नहीं है। जैसे ही क्रिएट हो जाएगा उसकी RID 1001 हो जाएगी, फर्स्ट यूजर अकाउंट। उसी तरह सेकेंड यूजर अकाउंट अगर होगा तो 1002 इसका हो जाएगा RID, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका गेस्ट अकाउंट होता है आपके कंप्यूटर में, गेस्ट कंप्यूटर या गेस्ट अकाउंट बोल लो, आपके विंडोज में जो गेस्ट अकाउंट होता है उसकी RID जो होती है वो 501 होती है, गेस्ट अकाउंट। और जो आपका एडमिन अकाउंट होता है आपके कंप्यूटर में, उसका जो RID होता है वो 500 होता है। जैसे आपका लिनक्स में यूजर नेम रूट का यूजर ID 0 होता है, वैसे ही यहाँ पे विंडोज में एडमिन अकाउंट का RID होता है, नॉट द UID, यहाँ पे RIDs बोलते हैं इसको, 500 होता है, गेस्ट का 501 होता है, फर्स्ट क्रिएटेड यूजर का 1001 होता है। वैसे लेटर ऑन आगे जैसे जैसे बढ़ते जाइए 1001, 1002, 1003, 1004 ऐसे होता जाएगा, 1 इंक्रीमेंट के साथ साथ, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा SID और RID का कंसेप्ट है। SID का ही पार्ट है RID, एक लास्ट पार्ट आप बोल सकते हैं, सबसेट बोल सकते हैं, पार्ट ऑफ SIDs बोल सकते हैं। SID ग्रुप यूजर अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करता है जो SID होता है, और जो आपका RID है वो लास्ट पार्ट है SID का एक तरह से, और यूजर और ग्रुप को ही आइडेंटिफाई करता है SID के ही रिलेटिव में, ठीक है। अब इसको कैसे, इसको थोड़ा हम और अच्छे से समझेंगे, पहले आपको और भी क्लियर होगा कि जब RID रिलेटिव है तो क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ें हैं, ये भी हम समझेंगे। तो पहले लिखिए फटाफट, इसको मैं आपको बताता हूँ SID निकल के कहाँ से आता है, पहले ये जान लेते हैं, ठीक है। ये SID आखिर आता कहाँ से है, तो SID कहाँ से आता है, कौन किसके अंदर होता है, इसको समझने के लिए हमारे पास जो गाइज एक टर्म है SRM, पहले उसको भी समझना होगा, ठीक है। SRM हालांकि बाद का टॉपिक है, बट स्टिल हमें उसको समझना होगा, बिकॉज वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि जो ये हमारा SID आया ये कहाँ से टपक गया, ये कहाँ से आ गया, ठीक है। तो लिखिए फटाफट लिखिए, the SRM, please write it down fast. The SRM सिक्योरिटी रेफरेंस मॉनिटर, आपको तो बताया था, लिस्ट में नाम था इसका। The SRM is the authority the SRM is the authority that enforces the security rules and determines whether an object or resource can be accessed, ठीक है भाई। सेम फंडा है, सेम चीजें हो गई, सेम जो भी बताया था। क्या है SRM, क्या करता है, एक अथॉरिटी है जो कि सिक्योरिटी रूल्स को इन्फोर्स करता है। आपके विंडोज में, आपके कंप्यूटर में जो भी सिक्योरिटी रूल्स है उनको इन्फोर्स यही करता है, लागू करता है, ठीक है। तो SRM इज द अथॉरिटी दैट इन्फोर्सेस द सिक्योरिटी रूल्स एंड डिटरमाइंस वेदर एन ऑब्जेक्ट और रिसोर्स कैन बी एक्सेस्ड, ठीक है। नाउ it refers to
एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स, जिसको हम बोलते हैं ACLs, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स, एक्सेस कंट्रोल lists. It refers to access control lists which are made up of access control entries. Access control entries which are made up of access control entries. ठीक है, अभी सारा चीज कनेक्ट करते चलना, कनेक्ट होता जाएगा। क्या यहाँ पे था, जो अथॉरिटी है जो सिक्योरिटी रूल्स को एंड ये डिटरमाइन करती है कि कौन सा ऑब्जेक्ट या कौन से रिसोर्स को एक्सेस किया जा सकता है एक पर्टिकुलर यूजर या अकाउंट के द्वारा, वो SRM होता है। SRM रेफर करता है किसको, ACLs को, यानी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स को, जिसके अंदर सारी एक्सेस कंट्रोल्स की एंट्रीज होती है, यानी कौन किस तरह से किस रिसोर्स को एक्सेस कर पाएगा, विच इज मेड अप ऑफ एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज। ठीक है, उसके बाद लिखो, इट रेफर्स टू एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स विच आर देमसेल्व्स विच आर मेड अप ऑफ एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज। नाउ अब यहां पे बात आ जाती है जो हम जहां पे आने वाले थे, ACs। नाउ द ACs contains the SID and a list of operations that have permission to access the resources, yeah, access that resource। ठीक है, ACs contains the SID। अब बात यहाँ पे आ गई कि जो SID होती है वो ACs के अंदर होते हैं, एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज के अंदर में होते हैं। एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज ही SID को कंटेन करती है, SID को होल्ड करती है, एंड एक लिस्ट ऑफ ऑपरेशन भी बताती है जिसमें सारी डिटेल्स होती है परमिशंस की, कि कौन सा रिसोर्स इसके द्वारा या इस यूजर अकाउंट के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। परमिशंस में क्या क्या परमिशंस हो सकती हैं, अलाउ का हो सकता है, अलाउड है, डिनाई का हो सकता है, डिनाइड है, ऑडिटिंग का हो सकता है कि ऑडिट कर सकता है, इस टाइप की कुछ परमिशंस होती है। ठीक है, बस। नाउ गाइस, नाउ लिखो, the AC access control entries gives permission to selected group of trustees का मतलब हो जाता है गाइस ऐसा ग्रुप जिसमें ट्रस्टेड लोग हैं, जैसे ट्रस्टेड एलिमेंट्स हैं, तो ट्रस्टेड एलिमेंट्स यूजर्स हो सकते हैं, ठीक है, ग्रुप्स हो सकते हैं, यूजर्स हो सकते हैं, ग्रुप्स हो सकते हैं, ठीक है, लॉग ऑन सेशंस हो सकते हैं, ACSSIONS, लॉग ऑन सेशंस हो सकते हैं, ठीक है, ये सारे क्या हो सकते हैं, ट्रस्टी, इनको ट्रस्टीज कहा जाता है जनरली, जो बेसिकली ट्रस्टेड हो सकते हैं। तो AC जो है वही परमिशन देता है इन ग्रुप्स को, जैसे आपके यूजर अकाउंट को, ग्रुप्स को, जो भी लॉगिन सेशंस आप अभी लॉगिन है, जिसमें अभी लॉग्ड इन हो, तो ये लॉगिन सेशन है, एक लॉगिन सेशन है, तो ये सब को परमिशन कौन दे रहा है, AC दे रहा है, एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज, बस। ठीक है, अब गाइस इनके अलावा, ये तो आपको पता चल गया, ये मैंने ACs अभी ACs वगैरह ये सब जो है अभी आपको अभी देखा आपने, SRM वगैरह ये सब बाद में भी पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। यहाँ पे इसलिए बताया गया क्योंकि यहाँ पे आपको SID के बारे में बताना था, इस SID की आखिर आया कहाँ से, इस किसके अंदर होता है,
कहाँ पे होता है SID भाई? SID होता है बट कहाँ होता है? तो SID ACs के अंदर होते हैं विथ सेट ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है, जिसके पास परमिशंस होती हैं कुछ रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाने की। यानी SID होती है, SID का मतलब होता है यूजर ग्रुप या कंप्यूटर अकाउंट, उसको रेफर करता है, यानी कि एक यूजर का और उसका क्या क्या ऑपरेशन है जिसकी परमिशन उसके पास है। जैसे मेरे पास मेरे इस कंप्यूटर में अगर यूजर्स हैं, जैसे कि मेरा ये कंप्यूटर है, इसमें एक यूजर है मिस्टर TN, तो इसके पास क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या प्रिविलेजेस हैं, क्या क्या कर सकता है। गेस्ट है, इसके पास क्या प्रिविलेजेस है, क्या क्या कर सकता है। TN यूजर है, इसके पास क्या क्या प्रिविलेजेस है, क्या क्या कर सकता है। ये सारी डिटेल्स ACEs के अंदर होती है, एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज के अंदर, एंड इसको मैनेज करता है ACL, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। इसको इन्फोर्स करने वाला SRM होता है, सिक्योरिटी रेफरेंस मॉनिटर, बस, ठीक है। और SID जो होती है, अब क्या होती है उसको हम समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। SID आती है। नाउ गाइस, SID का जो SID का बेसिकली जो नोटेशन का जो स्टैंडर्ड होता है, जैसे उसमें क्या क्या होता है, नोटेशन जो होता है, उसमें नोटेशन का जो स्टैंडर्ड होता है, ये क्या होता है, पहले हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। SIDs कैसे लिखे होते हैं, किस तरीके से उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये भी हम थोड़ा सा समझें, ठीक है। तो कुछ यूनिवर्सल SIDs भी होते हैं जो कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। कुछ यूनिवर्सल से लिखो आप, यूनिवर्सल SIDs, यूनिवर्सल SIDs, यूनिवर्सल SIDs identify generic groups and generic users। मतलब जेनरिक ग्रुप्स एंड जेनरिक यूजर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब क्या है देखते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल SIDs आइडेंटिफाई जेनरिक ग्रुप्स एंड जेनरिक यूजर्स, ठीक है। जैसे कि एक यूनिक SID है जिसको कि हम लिखते हैं S110, ये एक यूनिक यूनिवर्सल ID है, ठीक है। ये एक यूनिवर्सल जो ID है, SID है, वो SID है यूनिक यूनिवर्सल SID। इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज दिस, ये आइडेंटिफाई करता है एवरीवन ग्रुप को, एवरीवन ग्रुप को ये आइडेंटिफाई करता है। सॉरी, एवरीवन ग्रुप को आइडेंटिफाई करता है। एवरीवन ग्रुप का मतलब होता है जिसमें सारे यूजर्स होते हैं, ऑल यूजर्स, मतलब जितने भी यूजर्स आप क्रिएट करते हैं अपने अकाउंट्स में, अपने यूजर अकाउंट जो क्रिएट करते हैं अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, विंडोज में, वो सब एक एवरीवन ग्रुप में आ जाता है। एवरीवन में सारे यूजर्स होते हैं, एवरी यूजर्स आर इन एवरीवन ग्रुप। तो ये भी एक यूनिवर्सल SID है जो कि डिनोट करता है किसको, एवरीवन ग्रुप को। ऐसे ही दुनिया में बहुत सारे यूनिवर्सल SIDs हैं, इंटरनेट पे आपको लिस्ट उसकी मिल जाएगी, काफ़ी सारी लिस्ट है, उतना आपको रट्टा नहीं मारना है, बस समझ लेना है थोड़ा सा, ठीक है। जैसे कि एक और होता है S100, ये भी एक होता है, इसको हम नल SID बोलते हैं, नल SID का मतलब क्या होता है गाइस, कि एक ऐसा ग्रुप जिसमें कोई यूजर नहीं है या कोई मेंबर नहीं है, मतलब कि ग्रुप ऐसे लिख लो, ग्रुप विदाउट मेंबर्स, ये उसको डिनोट करता है, ठीक है। ये एक होता है। उसके बाद एक S110 मैंने आपको बता ही दिया, एवरीवन ग्रुप के लिए हो जाता है, ठीक है। एक और होता है, जैसे S11 तो हो गया, S12 होता है, 110 में क्या होता है, ग्रुप, एवरीवन ग्रुप में। S120 होता है जिसको कि हम लोकल SID ग्रुप बोलते हैं, लोकल SID ग्रुप। ये क्या करता है, मतलब कि बेसिकली जो टर्मिनल्स में काम करते हैं, मतलब जो टर्मिनल्स पे काम कर रहे हैं, टर्मिनल्स पे काम कर रहे हैं लोकली या फिजिकली, कोई भी टर्मिनल है, कोई कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्टेड है, उस पर अगर काम कर रहे हैं तो ये SID उसको डिनोट करता है। इस तरीके से करके बहुत सारे SIDs होते हैं जिनकी लिस्ट आप देख सकते हैं इंटरनेट पे, यू विल गेट अ लॉट ऑफ SID लिस्ट ऑन द इंटरनेट, ठीक है।
नाउ गाइस, यहाँ पे ये तो हमने निकाल दिया, हमने तो जाना कि एसआईडीज के बारे में, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम डिटेल में जानते हैं कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है। एक्चुअली मतलब ये जो S110 और ये सब जो चीज़ें कर रहे हैं आप, इसका मतलब क्या है, व्हाट इट मीन्स, ठीक है। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि S क्या होता है। ये जो S है, इसमें S क्या है, ठीक है। चलिए S का मतलब जान लेते हैं। इसको लिखिएगा, आप लोग लिख रहे हैं ना, मतलब लिखिएगा जरूर, ठीक है। इसको लिखिएगा, S क्या होता है। S का मतलब होता है SID। S identifies the string as an SID। सबसे पहले तो ये लिखिए, S identifies the string as SID, मतलब ये SID है, ये इसको डिनोट करता है। उसके बाद 1 होता है, 1। व्हाट दिस 1 इज, 1 क्या होता है। 1 जो है ये रिवीजन लेवल होते हैं, रिवीजन लेवल, द, अरे यार, रिवीजन लेवल इसको कहा जाता है, या फिर आप वर्जन बोल दो, इसको वर्जन भी बोल सकते हो। रिवीजन लेवल इसको कहा जाता है, ठीक है। एंड आज तक जब से एसआईडी का कंसेप्ट लॉन्च हुआ है, जब से एसआईडीज हैं, तब तब से ये 1 ही है, मतलब ये 1 ही है, इसको कभी ना चेंज किया गया ना कुछ किया गया, ये 1 ही है, ठीक है। बस उसके बाद गाइज एक उसके बाद गाइज S1 के बाद 2 और चीज बचे, एक और 1 बचा और फिर एक हमारा 0 बचा। तो जो थर्ड 1 है हमारा, इसको थर्ड 1 जो है, इसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी वर्ल्ड एसआईडी अथॉरिटी, सॉरी, सिक्योरिटी वर्ल्ड एसआईडी अथॉरिटी, इसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी वर्ल्ड एसआईडी अथॉरिटी। इसका मतलब क्या है, ये एक अथॉरिटी वैल्यू है, ठीक है। ये एक प्री डिफाइंड वैल्यू है, इसको आपने हमने कोई नहीं सेट किया, ये एक प्री डिफाइंड वैल्यू है जो कि टॉप लेवल अथॉरिटी के लिए है, जो कि एसआईडी इशू करते हैं, ठीक है। बस जो कि एसआईडी को इशू करते हैं, ये उनके लिए होता है। हर वैल्यू की अलग अलग पहचान है, हर वैल्यू का अलग अलग उसका, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 5 होता है, ठीक है। तो वो 5 जो है विंडोज एंटी अथॉरिटी सिस्टम के लिए, या कि सिक्योरिटी और एंटी अथॉरिटी सिस्टम्स के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सिक्योरिटी वर्ल्ड एसआईडी अथॉरिटी कहा जाता है, बस। उसके बाद लास्ट वाला जो है, ये कुछ भी नहीं है। लास्ट वाला, ये मैंने बताया था आपको, एसआईडी का लास्ट पार्ट क्या होता है, आरआईडीज, जिसको मैंने बोला था। तो इसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी वर्ल्ड आरआईडी कांस्टेंट, ये होता है सिक्योरिटी वर्ल्ड आरआईडी कांस्टेंट। ये हमारा होता है, हमारा लास्ट पार्ट 0 जैसे है, तो 0 होता है। नाउ गाइस, विंडोज के अंदर में जब आप सीएमडी ओपन करेंगे, यहाँ पे सीएमडी, तो एक कमांड होती है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, एक कमांड होती है WMIC कमांड होती है, ठीक है। ये कमांड है, इसके साथ आप SIDs का पता लगा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ आप SIDs का पता लगा सकते हैं। WMIC के साथ आपको यूजर अकाउंट करके उसके बाद गेट करना है। गेट में क्या क्या चाहिए, नेम चाहिए, मुझे SID चाहिए, ये चीज़ें डिटेल्स चाहिए, और एंटर कीजिएगा। तो आपको आपके सिस्टम के जितने भी SIDs हैं, जिस अकाउंट का जो SID है, वो आपके सामने आ जाता है, ठीक है। बस यहाँ देख रहे होगे गाइस, यहाँ मैंने एग्जांपल में आपको SID जो बताया था S110 है, आपने देखा होगा S110, ठीक है। यहाँ पे जो SID हमें आया है मिस्टर TN का, वो S1521 है, S1521। एंड मैंने आपको अभी तुरंत बताया था कि 5 जो होता है गाइस, 5 जो हमारा होता है, वो किसके लिए होता है, एंटी अथॉरिटी सिस्टम्स के लिए होता है। एंटी अथॉरिटी सिस्टम का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए होता है, यानी जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर है, अकाउंट है, उनके लिए होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे ये एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट हमारा ये है, ये एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है हमारा। इसको कैसे पहचान सकते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट लास्ट में जो आरआईडी है वो 500 दिया गया है, देख सकते हैं आप 500 दिया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटर का मैंने बताया था आपको कि 500 होता है। गेस्ट अकाउंट का मैंने आपको आरआईडी बताया था 501 होता है। ये गाइस एसआईडी ही है पूरी, देखो ये पूरी एसआईडी है। एंड मैंने आपको बोला था एसआईडी का लास्ट पार्ट आरआईडी होता है, तो एसआईडी में ही लास्ट पार्ट ये सारे आरआईडीज हैं, सबसेट ऑफ एसआईडी। तो ये 500 हो गया हमारा एडमिनिस्ट्रेटर का, 501 हमारा गेस्ट का हो गया। ये फर्स्ट यूजर अकाउंट क्रिएटेड है तो 1001 है, याद रखिएगा। ये फर्स्ट यूजर अकाउंट क्रिएटेड है तो 1001 हमारा इसका आरआईडीज देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, अब इसमें भी कुछ और चीजें हैं जिसके बारे में हम समझेंगे। यहाँ तो हमने ये चीजें देख ली, यहाँ हमने ये चीजें देख ली यहाँ तक कि भाई एसआईडी होता है, रिवीजन लेबल होता है, ये फिक्स है, आज तक 1 ही है। S1 जो है ये कांस्टेंट आपका फिक्स है, आप देखिएगा यहाँ पे सब में S1 रहेगा, इसके बाद 1 कभी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये शुरू से इधर यही रह गया हमेशा से S1। थर्ड वाला 1 का मतलब होता है वर्ल्ड सिक्योरिटी एसआईडी अथॉरिटी सिस्टम। इसका मतलब है वो अथॉरिटी जिसने इस एसआईडी को इशू किया है वो कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे भैया अभी हमने एग्जांपल में 1 लिया है, एंड यहाँ पे गाइस अभी 5 आ रहा है, तो 5 जो होता है वो एंटी अथॉरिटी सिस्टम्स के लिए होता है, और ये 1 हो गया आपका जनरल यूजर हो गया। तो एंटी अथॉरिटी मतलब इसको एडमिन ने, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर ने इसको एसआईडी असाइन किया है। और लास्ट में जो होता है गाइस वो होता है वर्ल्ड आरआईडी कांस्टेंट आपका। ठीक है, ये आरआईडी कांस्टेंट है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब गाइस इसमें कुछ और फील्ड्स हैं, ये समझते हैं। यहां तक तो हमें समझ में आ गया, यहां तक तो भैया चलो ये तो हो गया हमारा काम खत्म। ठीक है, ये कांस्टेंट है लास्ट में, यहाँ ये कांस्टेंट है। ठीक है, इसके लिए ये कांस्टेंट है, इसके लिए हम ये आरआईडी के लिए कांस्टेंट है, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। अब यहाँ पे गाइस कांस्टेंट को वैसे भी हम इग्नोर करते हैं अगर आपको पता होगा तो। अब यहाँ से यहाँ की एक फील्ड है, चलो मिस्टर टीएन एडमिनिस्ट्रेटर के ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की भी एक फील्ड आपको दिख रही होगी, 21 से लेके 500 तक। ठीक है, ये भी एक फील्ड है। इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक की चीज हो। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लोकल और डोमेन कंप्यूटर आइडेंटिफायर। जो इसको हम बोलते हैं वो है लोकल, या जैसे कि अगर पहले हम इसको क्या करते हैं, हम पूरी एसआईडी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, हमने पूरी एसआईडी को कॉपी किया, यहाँ पे एसआईडी लिख लिया, सॉरी क्या है भाई, यहाँ हमने एसआईडी लिख लिया, ये एक नॉर्मल सा एसआईडी है। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे ये इन चीज़ें हमने देख ली। यहाँ पे लास्ट में एक आरआईडी कांस्टेंट होता है बस, तो ये हमने 3 चीज़ें देख ली। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये जो चीज़ें होती हैं ये एसआईडी का ही पार्ट है। ये जो चीज़ें होती हैं इनको हम बोलते हैं गाइस डोमेन और लोकल कंप्यूटर आइडेंटिफायर। डोमेन और लोकल कंप्यूटर आइडेंटिफायर मतलब कि कोई भी रिमोट या लोकल कंप्यूटर है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये चीज़ होती है। ठीक है, ये एक 48 बिट का स्ट्रिंग होता है, बिट कैलकुलेशन कीजिएगा, 48 बिट का ये आपका एक स्ट्रिंग होता है। ठीक है, जिसको कि हम बोलते हैं लोकल या डोमेन कंप्यूटर आइडेंटिफायर या डोमेन आइडेंटिफायर। इसको डोमेन आइडेंटिफायर भी बोल सकते हो तुम, अगर सिंपली एक लाइन में बोलना पड़े, इतना टेंशन नहीं लेना है, तो डोमेन आइडेंटिफायर आपको बोल सकते हो। ठीक है बस ये क्या आइडेंटिफाई करता है, ये क्या आइडेंटिफाई करता है, वैस वो अथॉरिटी जो एसआईडी को क्रिएट किया है वो आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, या कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करता है। और लास्ट वाला जो हमारा बचा हुआ है भाई, लास्ट वाला जो सेक्शन बचा हुआ है 500, ये होता है आरआईडी। ठीक है, आरआईडी होता है जो कि लास्ट पार्ट ऑफ एसआईडी बोला जाता है, तो ये हमारा आरआईडी हो जाता है। यही हमारी पूरी एसआईडी की कहानी है, बस सिंपल सा। ठीक है, आई थिंक समझ में आपको आ गया होगा एसआईडी के बारे में, बहुत सिंपल। इसमें और भी चीज़ें हैं बट अभी के लिए फिलहाल
ये कमांड डालिए WIMC यूज़र अकाउंट, सिंपल की WIMC से यूज़र अकाउंट दिखाओ, कमांड है ये, जिसमें से नेम और SID आप निकाल के दिखाओ। बाकी और भी आपको चीज़ें चाहिए होंगी लाइक, तो आप -H लिख के, सॉरी नहीं, ये हेल्प फाइल आ जा भाई, ये काम कर देते हैं। यहाँ पे WIMC नहीं, इसकी हेल्प फाइल दिखा नहीं रहा, राइट, चलो कोई बात नहीं। CLS आजा आजा, SID, ठीक है, हो गया। चलो मैं कुछ और दिखा रहा था बट ठीक है, अभी इसको रहने देते हैं, हटाओ उसको, हेल्प फाइल इसके आने दिए। तो यूज़र अकाउंट SIDs वगैरह, इसमें नेम वगैरह ये सब RIDs वगैरह आ गए। यहाँ पे SID का कहानी समाप्त होता है। नाउ गाइज RID के बारे में थोड़ा सा हमें जानना है, थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल और जाननी है, तो जल्दी से लिखिए फटाफट फटाफट। RID starts at a fixed value, start at a fixed value, starts at a fixed value and is incremented by 1 for each account created, and is incremented by 1 by 1 by 1 for each account created, for each account created, ठीक है, for each account created, ओके, देखिए the first account created, the first account created in your computer, the first account created in your computer will have the RIDs 1001, will have the RIDs 1001 with admin account RIDs as 500 and guest account RIDs as 501, with admin account RID as 500 and guest account RIDs as 501. Yes, 1. ठीक है, S1। तो ये RID हो गया, ये RID का सिंपल सा एक छोटा सा नोट हो गया। तो ये SIDs थे और RIDs थे, एंड यहाँ पे हमने इसका डिटेल्स WMIC का यूज़ काफ़ी ज़्यादा है गाइस, मतलब हालांकि इसका हेल्प फाइल नहीं आ रहा है, बट WMIC से और भी बहुत कुछ किया जा सकता है, मतलब डिस्प्ले से इंटरेक्शन आप टाइप कर सकते हो, बायोस से इंटरेक्शन, जैसे बायोस से अगर बायोस का सीरियल नंबर करना है तो आप इस तरह से कुछ कमांड डाल के बायोस WMIC बायोस गेट सीरियल नंबर करके आप सीरियल नंबर पता लगा सकते हैं, जो आपका भी सीरियल नंबर है वो पता लगा सकते हैं कि सीरियल नंबर आपके बायोस का क्या है। या फिर अगर आपको मॉडल वगैरह जानना है तो WMIC करके उसके बाद कंप्यूटर का मॉडल नंबर जानना है तो आप कंप्यूटर का मॉडल नंबर भी जान सकते हैं। इस तरह से WMIC कंप्यूटर सिस्टम गेट मॉडल करके कीजिएगा तो ये आपको मॉडल नंबर बता देता है कि ROG Strix G531 GT करके ये जो मेरा मॉडल नंबर है वो आ जाता है, ठीक है ना। अगर आपको प्रोडक्ट नंबर वगैरह करना है वो भी हो जाता है। अगर आपको कहीं लाइक मैक एड्रेस अगर मतलब स्पेशली चाहिए तो मैक एड्रेस, जैसे बहुत लोग मैक एड्रेस तो आप IP एड्रेस करके वो करते हो, वैसे भी आप IP एड्रेस ऑल कर दीजिएगा, मैक एड्रेस आपका आ जाएगा। लेकिन WMIC से अगर करना है तो WMIC NIC से इंटरेक्ट करेगा
मतलब आपका जो चिप है एनआईसी जो है उससे इंटरेक्ट करेगा। उसके बाद गेट वाला कमांड करना है बस, जिससे इसमें क्या होता है कि जिस सिस्टम से जिससे इंटरेक्शन करना है, ठीक है, उसका नाम लिख दो, फिर गेट कर दो। और गेट के बाद क्या 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 चाहिए आपको, जैसे मैक एड्रेस चाहिए तो मैक एड्रेस ले लो, एंटर कर दो, तो एनआईसी से इंटरेक्ट करके आपको मैक एड्रेस प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पे ये मैक एड्रेस आपको, ये बस मैक एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है ना। यहाँ पे गाइस थोड़ा डिस्क्रिप्शन के साथ अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दो, तो आई होप सो कि डिस्क्रिप्शन के साथ देगा ये शायद, हाँ, तो ये डिस्क्रिप्शन के साथ देगा कि कौन सा अडेप्टर का मैक एड्रेस क्या है। तो आप देख सकते हो इंटरनल वायरलेस एसी जो हमारा वायरलेस अडेप्टर है जो वाईफाई यूज़ करे उसका मैक एड्रेस हमारा अभी 50E0852F6106 है। तो इस तरीके से ये कमांड्स, इसमें बहुत सारी कमांड्स होती हैं, लाइक अ लॉट ऑफ कमांड्स विल बी देयर, जहाँ से आप जाके जैसे आपको लेना है वो आपको टोटल आपको मिल जाएगा। लाइक आपको आईपी एड्रेस लेनी है, उसके बाद पार्टीशन के बारे में, पार्टीशन के बारे में करना है वो भी कर सकते हो, तो WMC लिखो, उसके बाद क्या जानना है, पार्टीशन, इसमें बस दिमाग लगाओ, मतलब वर्ड्स का पता होना चाहिए। उसका गेट, पार्टीशन को गेट करो, क्या क्या चाहिए पार्टीशन का, मुझे नाम चाहिए, ठीक है, मुझे पार्टीशन का टाइप चाहिए, मुझे पार्टीशन का साइज चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, तो ये आपको लिस्ट करके दे देगा। देखो यहाँ पे डिस्क 0, पार्टीशन 0, जीपीटी, फिर यहाँ पे डिस्क पार्टीशन 1 2 3, ये सारी चीज़ें आपको दे देगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरर का नाम वही कंप्यूटर सिस्टम गेट मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर का नाम आ जाएगा, ठीक है। सर्विसेज की लिस्ट आपको जाननी है तो सर्विसेज की लिस्ट आपको जाननी है तो WMIC, उसके बाद क्या जाना है, सर्विस, तो सर्विस दे दो, उसके बाद लिस्ट करना है एंड ब्रीफ में थोड़ा लिस्ट करना है सर्विसेज का। तो ये सारी जो भी सर्विसेज हैं आपके सिस्टम में, वो सारी सर्विसेज जो है वो आपको सर्विसेज दे देता है, ठीक है। उसी तरीके से आपको प्रोसेस वगैरह के बारे में सब कुछ बता देता है, A to Z ये सारी चीज़ें आपको बताता है, ठीक है। तो इसकी बहुत ह्यूज लिस्ट, कमांड की लिस्ट मिल जाएगी आपको इंटरनेट पे, आप देख लीजिएगा, इतना ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, तो इसको अभी फिलहाल के लिए एग्जाम्पल WMIC बस याद रखिएगा कि हाँ WMIC नाम की कोई चीज़ होती है, दैट्स इट। नाउ यहाँ पे गाइज ये SID RID की कहानी यहाँ पे समाप्त होती है, एंड आई होप कि आपको ये वाला चीज़, अगर आपको क्लिक करना है, फोटो पिक लेनी है, ले सकते हैं, या अगर आपने लिख लिया है तो अच्छी बात है, आपने लिख लिया है तो अच्छी बात है, ठीक है। नाउ गाइज इसके बाद हम बढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट है सैम डेटाबेस की तरफ। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, सैम डेटाबेस, ठीक है। अब ये सैम डेटाबेस क्या होता है इसके बारे में लिखना है आपको, एंड एक्चुअली में क्यों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सैम के बारे में आप सबने सुना होगा, सब जानते भी होंगे कि सैम डेटाबेस, सैम फाइल होता है, पासवर्ड होता है उसके अंदर, ये होता है, बट पासवर्ड ही नहीं होता, बहुत कुछ होता है। मतलब सैम इज नॉट जस्ट अबाउट पासवर्ड, ठीक है। सैम का बहुत सारा चीज़ होता है। सैम का अगर लाइक अगर फुल फॉर्म नहीं पता है तो इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी अकाउंट्स मैनेजर, ठीक है, यानी कि अकाउंट्स सिक्योरिटी मैनेजर, ये इसका ये काम है। ऑब्वियसली इसके इससे समझ में आ जाता होगा, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में लिखिए, इसके अंदर होता क्या है पहले लिखिए, और कैसे क्या काम करता है। द सैम इन विंडोज, लिखिए द सैम इन विंडोज कंटेन्स यूजर नेम्स एंड पासवर्ड्स। The SAM in Windows contains username and passwords, ठीक है। ये तो मैंने एक सिंपल सा बात बताई, ये सिंपल सा जो आपको भी पता है, यूजर नेम एंड पासवर्ड्स होते हैं, बस। आगे लिखिए, SAM provides SAM provides SAM provides a simple form of name resolution. SAM provides a simple form of name resolution and security storage for security database. SAM provides a simple form of name resolution and security storage for the security database. SAM provides a simple form of name resolution and secure storage for the security database.
ठीक है। SAM can authenticate local and remote users. SAM can authenticate local and remote users. It can authenticate local and remote users. SAM can authenticate local and remote users. ठीक है, ओके। SAM uses, देखो SAM uses SAM uses cryptographic measures to prevent unauthenticated users to access the system. SAM uses cryptographic measures to prevent unauthenticated users accessing the system, to access the system. ठीक है, access the system. But इसमें क्या है, but from Windows 2000 सर्विस पैक 4, जब Windows 2000 का सर्विस पैक 4 आया उसके बाद से एक्टिव डायरेक्टरी ऑथेंटिकेट्स रिमोट यूजर्स। तब से ऑथेंटिकेशन का काम रिमोट यूजर्स के लिए एक्टिव डायरेक्टरी का हो गया। किसका हो गया? एक्टिव डायरेक्टरी का। ओके भैया, विंडोज 2000 सर्विस पैक 4 के बाद से एक्टिव डायरेक्टरी रिमोट यूजर्स को करने लगी। उसके पहले जो था सैम ही करता था, सैम ही जो है लोकल और रिमोट यूजर्स दोनों को ऑथेंटिकेट करता था। बट आफ्टर दिस एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो रिमोट यूजर्स को ऑथेंटिकेट करना शुरू कर चुका है या कर दिया। ठीक है, लिखिए SAM manages security principal accounts. 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 It uses Active Directory जो मैंने अभी बताया for storage of these accounts, for storage of these accounts, यानी कौन से accounts? Storage of security principal accounts. SAM uses Active Directory for storage of security principal accounts on a domain controller. And SAM database in registry on workstation या standalone servers या जो भी सर्वर्स होते हैं उनमें। It is located in a protected area
protected area of HKLM SAM। रजिस्ट्री में HKLM के अंदर एक SAM होता है, वहाँ पे ये स्टोर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जो मैंने अभी बताया ऊपर वही चीज़ है कि एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो ऑथेंटिकेशन हैंडल करने लगी रिमोट कंप्यूटर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली SAM यूज करता है एक्टिव डायरेक्टरी का, मतलब एक्टिव डायरेक्टरी की यूज होती है बाय SAM फॉर स्टोरेज ऑफ सिक्योरिटी प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑन अ डोमेन कंट्रोलर। मतलब कि जो रिमोट कंप्यूटर्स हैं, रिमोट सर्वर्स हैं, ठीक है, उनको स्टोर करने के लिए वो एक्टिव डायरेक्टरी का यूज करता है। उनके ऑथेंटिकेशन के लिए वो एक्टिव डायरेक्टरी का यूज करता है। बट वर्क स्टेशंस के लिए या स्टैंडअलोन सर्वर्स के लिए, जो एक नॉर्मल सर्वर्स होते हैं, सिंपल सर्वर्स जो होते हैं, उनके लिए, या वर्क स्टेशंस के लिए, वर्क स्टेशन मतलब जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम हो गया, मशीन हो गया, लोकल कंप्यूटर हो गया, लोकल मशीन्स हो गई, उनके लिए ये SAM डेटाबेस का यूज करता है जो कि रजिस्ट्री में होता है। हालांकि आपको विंडोज सी के अंदर जो आपको मिल जाता है, सी के अंदर, विंडोज के अंदर जो मिल जाता है सिस्टम 32 के अंदर, तो वो सी रजिस्ट्री में ही उसकी एंट्री होती है, ठीक है। रजिस्ट्री में कहाँ होता है, HKLM/SAM पे होता है। जब आप रजिस्ट्री में जाओगे रेजिडिट के साथ, विंडोज प्लस आर प्रेस करके रेजिडिट लिखोगे, REZDIT, तो यहाँ पे गाइज आपको दिखेगा SAM HKLM के अंदर में। चलिए HKLM में चल देते हैं, ये कौन सा अभी है, ये शायद वही है बट ये कुछ और है, इसको बंद करते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे जो HKLM है, इसी में एक होता है SAM प्रोफाइल, ये वाला, ये SAM जो है आपका, ये यहाँ पे इसकी लोकेशन होती है। यहाँ पे आपको कुछ अभी दिखेगा नहीं, बट ये एक प्रोटेक्टेड एरिया में होता है। एंड इसकी वजह से क्या होता है, जब आपका मशीन चल रहा होता है, जब आप मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं, तब आप SAM फाइल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपका मशीन जो है वो ऑपरेटेबल नहीं होना चाहिए, आप ऑपरेट नहीं कर रहे हो तब होगा। जैसे कि लाइव बूटेबल सीडीज से, दूसरे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स के सीडीज से, कोई भी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के सीडीज से आप बूट करके और विंडोज़ की पार्टीशन को एक्सेस करके आप SAM फाइल को एक्सेस कर पाते हो। हालांकि हम इस पर और देखेंगे बाद में, इसकी प्रैक्टिकल वगैरह जो है, फिलहाल के लिए इतना ही है, ठीक है। तो ये हमारी SAM की कहानी है, ठीक है। नाउ लिखो लिखो इन विंडोज एंटी इन्वायरमेंट, अब समझ में आएगा यहाँ पे। और इन विंडोज एंटी इन्वायरमेंट मतलब कि भाई विंडोज एंटी मतलब आपका विंडोज 10, विंडोज 8, विंडोज 7, 6 तो आया नहीं था, विंडोज XP, ये सब 11। इन विंडोज एंटी इन्वायरमेंट लिखो, इन विंडोज एंटी इन्वायरमेंट बोथ डोमेन कंट्रोलर्स एंड वर्क स्टेशंस, मतलब विंडोज एंटी इन्वायरमेंट में क्या होता है, जो अगर कोई डोमेन कंट्रोलर जो होते हैं या वर्क स्टेशंस होते हैं, यानी कि जो कंप्यूटर सिस्टम्स लोकल हैं वो हो गए या रिमोटली कोई हो गया, अगर विंडोज एंटी का इन्वायरमेंट है वहां पे, उस केस में both domain controllers and workstations store security principal accounts in SAM database. Store security principal accounts in SAM database. In SAM database. ठीक है। डोमेन कंट्रोलर के बारे में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये एक सर्वर ही होता है, ठीक है, ऑथेंटिकेशन के लिए, जो यूजर्स के जो भी यूजर्स को ऑथेंटिकेट करता है, बेसिकली ऑथेंटिकेशन के लिए जो होता है, वो एक सर्वर ही होता है, डोमेन कंट्रोलर, बस, ठीक है। जो कि एक्टिव डायरेक्टरी के साथ ही यूज होता है, ये एक्टिव डायरेक्टरी के साथ यूज होता है, एक सर्वर ही होता है, तो इसको ज़्यादा टेंशन इसकी नहीं लीजिएगा कि क्या है ये डोमेन कंट्रोलर क्या है, ठीक है। तो इन विंडोज एंटी इन्वायरमेंट बोथ डोमेन कंट्रोलर्स एंड वर्क स्टेशन स्टोर सिक्योरिटी प्रिंसिपल अकाउंट्स इन द SAM database which uses the registry as its underlying persistent storage, which uses the registry as its storage, persistent storage कर दो या स्टोरेज कर दो, मतलब कि विंडोज एंटी इन्वायरमेंट में डोमेन कंट्रोलर हो या वर्क स्टेशंस आपके हो जाते हैं, जो भी वर्क स्टेशंस होते हैं, सर्वर्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं,
वो सैम डेटाबेस में ही प्रिंसिपल अकाउंट्स को हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं, रखते हैं, स्टोर करते हैं, जो कि रजिस्ट्री में स्टोरेज उसकी होती है। मतलब कि सैम डेटाबेस में ही उन अकाउंट्स को स्टोर किया जाता है। बड़े बड़े नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो होते हैं, बड़े बड़े जो नेटवर्किंग्स होते हैं, बड़े बड़े कंपनीज वगैरह में, वहाँ एक्टिव डायरेक्टरी का यूज़ किया जाता है टू हैंडल लार्ज नंबर ऑफ यूजर अकाउंट्स एंड देयर ऑथेंटिकेशन etc. ठीक है, तो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में एक्टिव डायरेक्टरी यूज होती है। ओके, नाउ लिखो लिखो जैसा कि मैंने बताया, फ्रॉम 2000 विंडोज 2000 SP4 फ्रॉम 2000 SP4, ठीक है, जो डोमेन सिक्योरिटी प्रिंसिपल अकाउंट्स थे वो एक्टिव डायरेक्टरी में स्टोर होने लगे, और रेदर देन द रजिस्ट्री, ठीक है, रेदर देन द रजिस्ट्री। एंड जो लोकल स्टोरेज थे, लोकल कंप्यूटर्स, लोकल जो हमारे लोकल अकाउंट्स थे, उनको सैम डेटाबेस में रखा गया। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये पॉइंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विंडोज़ 2000 के बाद, विंडोज़ जब 2000 लॉन्च हुआ उसके बाद से जो हमारा एक्टिव डायरेक्टरी है वो रिमोट के लिए काम करने लगा, प्रिंसिपल सिक्योरिटी अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए। एंड सैम डेटाबेस जो है वो लोकल अकाउंट्स को स्टोर करके उनकी सिक्योरिटी को देखने के लिए काम करने लगा। चलिए आगे लिखिए, आगे लिखिए डोमेन के, अब इसके बारे में डोमेन हम कर रहे हैं, डोमेन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। और डोमेन इन सैम के रिस्पेक्ट में हम डोमेन की बात कर रहे हैं। डोमेन इन सैम refers to all the accounts on a single computer, refers to all the accounts on a single computer. All the accounts in a single computer. All the accounts in a single computer. A domain in SAM refers to all the accounts on a single computer. ठीक है, इसमें और लिखिए, सैम के बारे में ही है। द यूजर पासवर्ड्स, सैम में जो यूजर और पासवर्ड स्टोर होते हैं, यूजर्स पासवर्ड, द यूजर्स पासवर्ड are stored in hashed format, users password stored in hashed format, ठीक है, in hashed format in registry hives, in registry hives in registry hives in registry hives रजिस्ट्री हाइव्स का मतलब क्या होता है गाइज? जो आपका रजिस्ट्री होता है, रजिस्ट्री जैसे आपका अभी हमने ओपन किया था रेजिडिट करके, ठीक है ना, तो वो तो एक डेटाबेस ऑलरेडी है, बट रजिस्ट्री के अंदर जो डेटा है, ठीक है ना, वो एक्चुअली एक डिस्क फाइल में स्टोर होती है, नंबर ऑफ डिस्क फाइल्स होती है जिनको हम हाइव्स बोलते हैं, नंबर ऑफ डिस्क फाइल्स होती है जिनको हम हाइव्स बोलते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ डिस्क फाइल्स कॉल्ड हाइव्स, ठीक है। एक तो आपका रजिस्ट्री, आपने रेजिडिट देखा, विंडोज आर में हम चल के रेजिडिट खोलते हैं, तो ये हमारा रजिस्ट्री है जो कि ऑटोमेटिक अपने आप में एक डेटाबेस कहलाता है, ये अपने आप में एक डेटाबेस है, काफ़ी सारी
कॉन्फ़िगरेशंस, काफ़ी सारी सेटिंग्स, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें होती हैं। बट इनके अंदर ये जो रजिस्ट्री के ब्रांचेज, जैसे कि इसमें जो ब्रांचेज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं वो एक डिस्क फाइल में स्टोर होती है, जिसको हम हाइव बोलते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे अभी जो डिस्कशन की जो बात बोली उसमें बोला रजिस्ट्री हाइव, रजिस्ट्री हाइव होता है। ठीक है, सिंपल। चलिए लिख लिया आपने, आगे लिखिए। इतना लिखा, द यूजर पासवर्ड्स आर स्टोर्ड इन हैश फॉर्मेट इन रजिस्ट्री हाइव, इन रजिस्ट्री हाइव in the format of lm hash, in the format of lm hash और anti lm hash। अब इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। lm hash और anti lm hash, lm लैंड मैनेजर हो गया, anti lm न्यू टेक्नोलॉजी लैंड मैनेजर हैश हो गया। ठीक है, ये जो गाइज रजिस्ट्री हाइव है ये एक तरह की डिस्क फाइल हो गई। अब देखो, मैं ये डिस्क फाइल का मतलब क्या है आपको समझा रहा हूँ, आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये डिस्क फाइल आपका क्या है। डिस्क फाइल का मतलब आपके स्टोरेज में रखा हुआ है भाई, मतलब आपके हार्ड डिस्क में रखा हुआ है कहीं पे, डिस्क फाइल डिस्क में। इसलिए मैंने बोला था जब आप रजिस्ट्री खोलते हो तो इसमें जो भी ये जो भी एंट्रीज होती है ना, ये सारी कहाँ गई, ये जो भी चीज़ें होती है इसमें स्टोर, ये ब्रांचेज जो होते हैं, जैसे कि HKLM में सैम है, तो ये कहीं ना कहीं डिस्क पे स्टोर्ड है, आपके विंडोज में आपके हार्ड डिस्क पे स्टोर्ड है। तो वही फाइल जिसको हम बोलते हैं रजिस्ट्री हाइव, यानी रजिस्ट्री की फाइल की लोकेशन, तो ये लोकेशन कहाँ होती है भाई, ये लोकेशन यहाँ होती है। चलिए, इस सैम की रजिस्ट्री हाइव कहाँ होती है, सैम की रजिस्ट्री हाइव सी के अंदर में आप जाओगे तो यहाँ पे जाओगे विंडोज़ के अंदर में, विंडोज़ के अंदर जाओगे तो सिस्टम 32 मिलेगा, सिस्टम 32 मिलेगा। इसके अंदर जाओगे, इसके अंदर एक फोल्डर मिलेगा कॉन्फिग का, कॉन्फिग में जाओगे, इसके अंदर होगा सैम 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 सैम, ये फाइल है। ठीक है, यही इस रजिस्ट्री हाइव, ये सैम की रजिस्ट्री हाइव है, यानी रजिस्ट्री डिस्क फाइल है जहाँ पे ये स्टोर्ड है, लोकेटेड है। यही हमारी फाइल है, इसी फाइल को हमें एक्सेस करना होता है। 128 KB की है, बहुत छोटा सा है बट बहुत कुछ धमाल है इसमें। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रजिस्ट्री हाइव। अब आपको क्लियर हो गया होगा, तो लिख रहे हैं the user passwords are stored in a hashed format in registry hives as lm और anti-lm hash। ठीक है, एंड ये जो फाइल्स है वो किस पे माउंटेड है, HKLM सैम पे। ठीक है, HKLM सैम पे, जो अभी ऊपर हमने बताया HKLM सैम पे, इसी पे ये, इस पे ये माउंटेड होती है, मतलब इससे कनेक्टेड होती है। ठीक है, नाउ लिखिए आगे, लिखिए इन केस ऑफ, इन केस ऑफ, इन केस ऑफ ऑनलाइन अटैक्स, in case of online attacks in case of online attacks it is not possible to copy the SAM file to another location. In case of online attacks it is not possible to copy SAM file to another location while Windows is running, while Windows is running, while Windows is running। ऐसा क्यों होता है भाई, ऐसा क्यों, अभी तक आपने सुना होगा कि सैम फाइल को हम कॉपी नहीं कर सकते जब विंडोज हमारा रन हो रहा होता है। ठीक है, काफ़ी लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना तो आज सुन लो। इन केस ऑफ ऑनलाइन अटैक्स it is not possible to copy SAM file to another location while Windows is running because Windows kernel keeps an exclusive file system lock. Windows kernel keeps an exclusive file system lock on the SAM file, on the SAM file, on the SAM file, and it does not remove that lock until the operating systems get shut down,
or there is a BSOD, blue screen of death, or there is the BSOD, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। ये बेसिकली बफर ओवरफ्लो वगैरह जब आप इसका पढ़ोगे तो उसमें BSOD आपको मैं दिखाऊंगा सिंपल सा। उसकी वजह से, प्रोग्रामिंग एरर की वजह से, हार्डवेयर के एरर की वजह से, ड्राइवर्स की एरर्स की वजह से, डिवाइसेस की एरर्स की वजह से, सॉफ्टवेयर की एरर्स की वजह से, काफ़ी सारी एरर्स की वजह से BSOD आता है। BSOD जो होता है ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ होता है, जहाँ पे आपका कंप्यूटर रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है, एक एरर आईडी दे देती है और उसके बाद उस एरर आईडी के बाद वो रीस्टार्ट होना शुरू हो जाता है, रीस्टार्ट हो जाता है, टेम्पोररी एरर हो जाती है वो। ठीक है, तो आपका सैम फाइल को कॉपी आप तब तक नहीं कर सकते हो जब तक आपका विंडोज चल रहा है। ठीक है, इसको आप तभी कॉपी कर सकते हो जब आपका विंडोज या तो शटडाउन है या तो विंडोज में आपका ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आ गया हो। इसलिए आपने कई बार देखा भी होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा बात, कई बार लोग बफर ओवरफ्लो करके का यूज करके सिस्टम का पासवर्ड हैक कर लेते हैं। तो ये इसी से कनेक्टेड है, क्योंकि विंडोज का जो कर्नल है भाई, वो बोलता है कि मैं तो एक स्पेशल एक्सक्लूसिव फाइल सिस्टम लॉक लगा के रखूंगा सैम फाइल पे, क्योंकि ये बहुत सिक्योरिटी वाली फाइल है, सिक्योर फाइल है, और ये लॉक तब तक नहीं हटाऊंगा जब तक तुम विंडोज को बंद नहीं कर देते, या तो विंडोज में कोई ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ नहीं आ जाती। तो हैकर्स ने दिमाग लगाया कि विंडोज को बंद करके तो कोई हैकिंग होगी नहीं भाई, विंडोज को बंद करके कैसे हैकिंग करोगे? कोई भी ऐसी हैकिंग नहीं बनी है जो विंडोज को मतलब बंद कर दे और बंद करके फिर वो अपना प्रोसेस चालू करे। मशीन को ऑन रखना पड़ता है, मशीन ऑन रहेगा तभी कोई अटैक काम करेगा। ठीक है, तो हैकर्स ने दिमाग लगाया कि क्यों ना हम ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ का यूज करें इस चीज को बाईपास करने के लिए, और सैम फाइल को रीड करके उसके पासवर्ड को डिक्रिप्ट करके या पासवर्ड को क्रैक करने की कोशिश की जाए। क्योंकि NTLM जो हैश यूज हो रही है हमारी यहाँ पे, दैट इज क्रैकेबल। मतलब NTLM हैश को क्रैक करने के लिए 4 से 5 घंटे मैक्सिमम चाहिए, अगर कॉम्प्लेक्स पासवर्ड है तो। इजी पासवर्ड है तो 1 से 2 मिनट कुछ सेकेंड्स में हो जाते हैं। ठीक है, इट इज पॉसिबल। नाउ नाउ आगे लिखिए, आगे लिखिए। the 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 in memory copy of the contents of the SAM, the in memory copy of contents of SAM can be dumped can be dumped using some techniques एंड टेक्निक्स में एफ डंप करके आता है एक, शायद वो होगा, या PW डंप, ये बहुत पॉपुलर है। PW डंप आता है, एक टूल आती है PW डंप। ठीक है, इसका काम होता है डंप करना। जब PW डंप करके आप सर्च करते हैं यहाँ पे, तो ये एक टूल होता है विंडोज का, PW डंप टूल। ये टूल हमारा होता है, ये PW डंप है, ये वाला विंडोज NT फ्री टूल है ये। ठीक है, ये PW डंप 2 सेकेंड वर्जन यहाँ पे है, एक अवेलेबल सेकेंड वर्जन भी है यहाँ पे। ठीक है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। PW डंप का यहाँ पे ये 3rd वर्जन है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। PW 4th वर्जन है, 5th वर्जन, जो भी वर्जन आपको डाउनलोड करना है कर दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप टू को भी यूज़ कीजिए, 3rd को। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या है, ऑडिटिंग टूल फॉर विंडोज पासवर्ड हैशेस, NTLM डोमेन कैश क्रेडेंशियल्स टू नो एज, ऑल्सो नोन एज DCC या DCC2। ठीक है, it is very fast yet it has the modest memory requirements even when attacking millions of hashes at once। ठीक है, millions of hashes को ये अटैक करता है, तो it is very much easy tool। सो इसको यूज़ किया जा सकता है, इसको हम प्रैक्टिकल सेशन में यूज़ वैसे करेंगे, तो अभी मैं इस पर प्रैक्टिकली पे नहीं जा रहा। अभी फिलहाल जो थियरी पार्ट है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, पहले समझ लेते हैं, फिर उसको हम आगे सामने से आंखों से देख लेंगे।
ठीक है। तो इन मेमोरी कॉपी, ये इन मेमोरी कॉपी करता है सैम की कंटेंट को, यानी मेमोरी के अंदर ही सैम के कंटेंट को कॉपी कर लेता है। इसकी सबसे बड़ी चीज ये है, मेमोरी ये डंपिंग करता है बेसिकली, मतलब ये एक तरह से एक्सेस नहीं कर रहा है पूरी, वो डंप कर रहा है बस कंटेंट्स को। और फिर जब डंप कर लेते हैं, आफ्टर वी डंप द कंटेंट्स ऑफ सैम फाइल यूजिंग pw dump, लिखो, आफ्टर वी डंप द कंटेंट्स ऑफ सैम फाइल यूजिंग pw dump, we get hashes to crack using brute force एंड इसी तरीके से आपका जो भी ब्रूट फोर्स टूल्स है विंडोज के पासवर्ड हैकिंग करने के लिए, वो इसी तरीके से काम करते हैं, चाहे वो ओपीएच क्रैक हो, ठीक है, वो भी ऐसे ही काम करता है। ओपीएच क्रैक भी अगर आप चलाते हैं, आपने कभी अगर यूज़ किया है, तो वो भी इसी तरीके से काम करता है। बहुत सारे टूल्स आते हैं, देयर आर लॉट ऑफ टूल्स दैट इज यूज टू क्रैक विंडोज पासवर्ड, वो सब के सब इसी थियरी पे काम करते हैं, इसलिए थियरी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पासवर्ड क्रैक तो आप भी कर लोगे, टूल बता दूंगा, तरीका बता दूंगा, कोई भी कर लेगा, टूल चलाएगा ब्रूट फोर्स होके, क्योंकि एनटीएलएम को ब्रूट फोर्स करना इजी है ड्यू टू द बग, बट इसको रिप्लेस नहीं किया गया अभी तक यूज़ हो रहा है। कॉम्प्लेक्स होगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाएगा, स्लो ईजी होगा तो फटाक से ब्रूट फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए थियरी का इम्पोर्टेंट रोल होता है। मेरा ये मानना है कि अगर आपका थियरी क्लियर नहीं है, थियरी नहीं पता है, तो प्रैक्टिकल टूल्स के बारे में जान के वो एक्चुअल जानकारी नहीं होती है, क्योंकि बच्चा भी जो है उसको टूल को आप सिखाना चला दोगे तो वो चला देगा। एक बच्चे को भी आप सबलिस्टर टूल को बता दोगे कि गिट क्लोन करके सबलिस्टर में जाके ये चला दो कमांड, तो चला के और और सब डोमेन्स फाइंड कर लेगा, कभी कभी आपसे ज़्यादा भी फाइंड कर सकता है बच्चा। तो दैट इज़ नॉट अ थिंग, वो आपकी नॉलेज नहीं हुई, वो आपका स्किल नहीं हुआ, ठीक है। बस पहले एल एम हैश था, इसमें बग आई, इसको रिप्लेस किया गया एंटी एल एम से, और ये भी क्रैकेबल है। बस बात खत्म, ठीक है। चलिए, ये तो आपको अब समझ में आ गया होगा। अभी तक सैम ओम का जो भी किस्सा कहानी था, सैम को एक्सेस नहीं किया जा सकता है, बस इतना समझिए। सैम को एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर जो है वो बंद होना चाहिए, इसलिए BSYD का काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, या फिर इन मेमोरी कॉपी करते हैं सैम की कंटेंट्स को, जो कि pw dump नाम के टूल्स से पॉसिबल है। बस बात खत्म। अब गाइज यहाँ पे बात करते हैं इसके बाद LSASS की, ठीक है। इसके बाद जो हमारा आता है वो है LSASS, सॉरी 3S के लिए LSASS, जिसको कि हम बोलते हैं लोकल सिक्योरिटी अथॉरिटी सब सिस्टम सर्विसेज, ठीक है। चलिए, ये क्या है इसके बारे में जानकारी लेते हैं, आपको समझ में आएगा LSASS कितना पावरफुल चीज़ है, क्या एक्चुअली में करता है, और इसको आप डेली यूज़ करते हैं। LSASS को एक्चुअली यू यूज़ डेली LSASS सर्विसेज, ठीक है। चलिए लिखिए, LSASS is a process in Windows operating system. LSASS is a process in Windows operating system LSASS is a process in Windows operating system ठीक है। LSASS is a process in Windows operating systems that is responsible for enforcing the security policy on the system, for enforcing the security policy on the system, ठीक है भैया।
तो जो भी सिक्योरिटी पॉलिसी है उसको इन्फोर्स करने का काम एलएसएस ही हो करता है। ठीक है। इट वेरीफाइज यूजर लॉगिंग on a computer or server. It verifies the user login on a computer or server and creates security token. मतलब आप जो लॉगिन करते हो विंडोज को ओपन करने के बाद वो इसी के कारण यही करवाता है एलएसएस। यही एलएसएस है जो आपके लॉगिन को वेरीफाई करता है यूजर। जब आप लॉगिन करते हो यूजर ने पासवर्ड डालते हो अपने विंडोज सिस्टम में, आपका अगर विंडोज पासवर्ड लॉक है या पिन लॉक है जो भी है, तो यही वेरीफाई करता है। यानी अगर आपने इसको बाईपास किया इसका मतलब आप पासवर्ड बाईपास कर सकते हैं। एंड इसी को बाईपास करने का कई सारा टेक्निक जो है, कई सारे फॉरेंसिक टूल्स यूज में लेती है। ठीक है, जनरली नहीं बट कई सारे इसको जंप करते हैं। जैसे एक जो टूल था हमारे पास, दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टूल जो कि बेसिकली बिना पासवर्ड क्रैक किए आपके पासवर्ड को जंप कर देता है। वो टूल एलएसएस पॉलिसी को ही जंप करता है बेसिकली, एंड आपको लॉगिन करके आपके सामने खोल के रख के देता है, जिसका नाम कॉनबूट है। कॉनबूट आपने शायद सुना होगा, नहीं सुना तो हम उसको देख भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लिखिए, LSS is a process in Windows operating system that is responsible for enforcing the security policy on system। यहाँ तक आपने लिख लिया। मैं ऑनलाइन हूँ ना यार, मैं बोल रहा हूँ, और 27 पीपल ओनली। अच्छा, बाकी कुछ लोगों ने लीव कर दिया, चलो कोई बात नहीं। सिक्योरिटी प्रिंसिपल, इट वेरीफाइज द यूजर लॉगिंग on a computer or server. It verifies the user login on computer or server and creates security tokens and creates security tokens. It includes controlling access. It includes controlling access, managing password policies, user authentication, and sending the security audit messages टू विंडोज सिक्योरिटी लॉग या इवेंट लॉग के अंदर, या फिर विंडोज का जो सिक्योरिटी लॉग है उसमें ये सिक्योरिटी ऑडिट मैसेज भी सेंड करता है। इसका काम ये भी है। ठीक है, इसका काम ये भी है। लेट्स सी, ये वाला है। इसको चलते हैं गो टू फाइल, ओपन फाइल लोकेशन। यहाँ पे आओगे ओपन फाइल लोकेशन पे, तो ये फाइल की लोकेशन है। ठीक है, lsas.exe यही फाइल है जो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए, आपके सिस्टम के एक्सेस कंट्रोल के लिए, कंट्रोलिंग द एक्सेस, यूज़र के एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए, पासवर्ड पॉलिसीज़ को मैनेज करने के लिए, यूज़र ऑथेंटिकेशन के लिए, एंड जो भी सिक्योरिटी ऑडिट्स होती हैं उसके लॉग्स को इवेंट लॉग या विंडोज सिक्योरिटी लॉग में भेजने के लिए। एक छोटा सा फाइल है 82 KB का, यही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है भाई, तो गाइज ये जो फाइल है, ये ऑलवेज आपके प्रोसेस में चलती रहेगी। आप यहाँ पे जब प्रोसेसेस खोलेंगे, विंडोज़ प्रोसेसेस में आएंगे, तो यहाँ पे लोकल सिक्योरिटी अथॉरिटी प्रोसेस नाम से जो ये फाइल मिल रही है आपको, तो यहाँ पे आपको ये मिलेगी। लाइक ये सब चीज़ें आपको दिख रहा होगा, सिक्योरिटी अकाउंट्स मैनेजर।
ये आप देख रहे होंगे, ये फाइल ही मैनेज कर रही है सैम को, सिक्योरिटी अकाउंट्स मैनेजर SAM, सैम को यही मैनेज कर रही है, एलसैस। इसका मतलब क्या हुआ, एलसैस ही सैम को मैनेज करती है। ठीक है, यहाँ पे आपने देख लिया। अगर आप इसको एंड करोगे ना, इसको आप अगर एंड करते हो, अगर आप एलसैस को एंड करते हो बाई चांस, ठीक है, अगर बाई चांस आपने सोचा कि एलसैस को ही खत्म कर देते हैं तो आपका फोर्सफुल विंडोज रीस्टार्ट हो जाएगा, मतलब आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा विंडोज को उसके लिए। मतलब आप अगर इसको डिलीट करते हो या डिलीट नहीं एंड करते हो टास्क को, तो आपका विंडोज रीस्टार्ट होने टाइप का, मतलब आपके कई बार प्रॉम्प्ट आ जाएगा कि रीस्टार्ट करना है, क्योंकि एक्चुअली में इसको एंड करने का मतलब है आप विंडोज की सिक्योरिटी पॉलिसीज की बैंड बजा रहे हैं। तो ये एक प्रिकॉशन है, ये आपके विंडोज को रीस्टार्ट करता है, एंड रीस्टार्ट करने के बाद वापस से ये फाइल स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक मैंडेटरी फाइल्स है जिसको कि आप बंद नहीं करेंगे, क्रूशियल, बहुत ही क्रिटिकल फाइल है। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाता है, ये भी विंडोज सिस्टम 32 के अंदर था, आपने देखा था, आपने देखा कि विंडोज के अंदर में सिस्टम 32 के अंदर में ये आपको मिल रहा था। ठीक है, कई सारे मैलवेयर्स, वायरसेस जो हैं इसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं टाइम टू टाइम, लाइक वो चाहते हैं कि lsas.exe नाम से खुद बन के और खुद उस प्रोसेस में काम करें, और जो ओरिजिनल वाला है उसको जो है वो रिप्लेस कर दें या उसकी जगह पे काम करें क्लोन होके। ठीक है, बस नाउ लिखिए, if lsas.exe, if lsas.exe is running in your taskbar at other location, मतलब क्या है कि अगर आप टास्क बार में गए, लेट सपोज आप टास्क बार में गए, आपने lsas.exe फाइल देखा, नीचे गए विंडोज सर्विसेज के अंदर में, यहाँ पे विंडोज सर्विसेज के अंदर में यहाँ आपने देखा कहाँ गया भाई, यहाँ आपने देखा लोकल सिक्योरिटी अथॉरिटी पॉलिसी, आपने ये देखा, इसने आपने इस पर राइट क्लिक किया और ओपन फाइल लोकेशन की। तो जब ये फाइल लोकेशन ओपन होगी, ये विंडोज सिस्टम 32 के अंदर ही होनी चाहिए, और एक ही फाइल है ये, बस एक ही फाइल होनी चाहिए, इसके अलावा कोई और फाइल यहाँ नहीं होनी चाहिए lsas.exe नाम से। ठीक है, या तो ये लोकेशन कहीं और नहीं खुलना चाहिए। अब ये नहीं कि सिस्टम 32 के अलावा कहीं और खुल रहा है, डी ड्राइव में, सी ड्राइव में, किसी और लोकेशन पे खुल रहा है। अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब आपके सिस्टम में lsas.exe वायरस है, lsas वायरस है, जिसको आपको तुरंत रिमूव करना चाहिए, डिलीट करना चाहिए, हटाना चाहिए। तो if lsas.exe is running in your taskbar at other location, it could be a virus, a trojan or worm या spyware या adware। ठीक है, ठीक है, कुछ डेवलपर्स जो होते हैं गाइस, कुछ सिस्टम, कुछ अटैकर जो होते हैं, इसको ऐसा नाम भी दे सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए, होता है ऐसा नाम दे देंगे, कंफ्यूजन की, कुछ एक के ऊपर एक वो लगा देंगे उस टाइप से। ठीक है, तो यूजर्स को लगता है अरे भाई ये तो सही है, एलएसएस फाइल है, उसको अलाउ कर देती है, या बोलती है हाँ चलो भाई अलाउ कर देते हैं, या फिर उसको डाउनलोड भी कर लेती है कई बार, यूजर को ट्रिक करके ऐसा काम किया जाता है। ठीक है, इसी तरह का एक वर्म जो था, एक वर्म आया था, इसी तरह का एक वर्म आया था जिसका नाम था सैसर वर्म, ये आया था सैसर वर्म। ठीक है, 2004 में आया था शायद, 2004 में डेट, हाँ 2004 में आया था, 2004 में आया था एक सैसर वर्म, जिसने कि एक बफर ओवरफ्लो को एक्सप्लॉइट करके एलसैस के अंदर एक्सप्लॉइटेड बफर ओवरफ्लो इन एलसैस। मैंने आपको बोला ही था एलसैस को करना हो तो बफर ओवरफ्लो का यूज कर सकते हैं। बफर ओवरफ्लो यानी BSOID जो हो गया, तो BSOID अगर आ जाता है तो उस केस में सैम फाइल एक्सेसिबल हो जाता है, एंड क्योंकि सैम को यही मैनेज करता है, याद रखिएगा सब चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो दिमाग में बैठा के रखिएगा, सैम फाइल को यही मैनेज करता है, तो एलसैस में अगर बफर ओवरफ्लो होता है तो इसके थ्रू सैम फाइल को एक्सेस किया जा सकता है। तो सेसर वर्म ने क्या किया था, एक एलसैस के अंदर की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया, बफर ओवरफ्लो वल्नरेबिलिटी को। ठीक है, एंड
कंप्यूटर सिस्टम्स में फैल गया अपने आप। वो ये जो वर्म है अपने आप को सारे कंप्यूटर सिस्टम्स में अपने आप को डालने लगा, ठीक है। एंड दिस वाज अवेलेबल ऑन विंडोज एक्सपी, इन विंडोज एक्सपी। बस विंडोज एक्सपी में ये आ गया था, विंडोज 2000 में आ गया था। नाउ गाइस विंडोज एक्सपी अगर आप में से किसी ने यूज़ किया होगा या जो भी है, तो आपको अगर याद होगा या ध्यान होगा, विंडोज एक्सपी में एक टाइम था मैंने यूज़ किया था, उस टाइम में मैं विंडोज एक्सपी यूज़ करता था। उस टाइम पे कि आप विंडोज एक्सपी में बिना पासवर्ड के भी लॉगिन कर पाते थे, यूज़र लॉगिन, ठीक है। ये आज भी पॉसिबल है, आज भी चीज़ें पॉसिबल है। मैं इसको लेके आऊँगा एक चीज़, इस फॉर्म के एक फॉर्म को, ठीक है, एक फॉर्म को लेके आऊँगा मैं आपको दिखाने के लिए। तो वो आज भी पॉसिबल है, एंड दैट इज़ ड्यू टू दिस सेशर वर्म, ठीक है। ये आज भी है, स्टिल अलाइव है, ये सेशर वर्म आज भी काम करती है, आज भी है, ठीक है। वी विल ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट इट इन आवर प्रैक्टिकल पार्ट, ठीक है। तो इसमें एलसेस को बाईपास, एलसेस को एक्सप्लॉइट किया जाता है, ठीक है। एंड गाइस इस एलसेस को, इस एलसेस को कौन स्टार्ट कौन करता है? आखिर ये भी तो एक सर्विस है, ये भी एलसेस तो एक सर्विस है, तो इसको भी तो स्टार्ट करता होगा। तो उसको स्टार्ट करने के लिए होता है विंडोज लॉगन सर्विसेज, विंडोज लॉगन सर्विसेज यही स्टार्ट करता है एलसेस को, ठीक है। बस सिंपल सी चीज थी एलसेस के बारे में, यहाँ पे कहानी समाप्त होती है। तो ये था हमारा भैया जी एलसेस, सिंपल सा फंडा एलसेस का। एंड एलसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द टाइप ऑफ पासवर्ड सिक्योरिटी पॉलिसीज, सैम फाइल मैनेजमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। एलसेस में अगर कुछ होता है तो डायरेक्टली आपके कंप्यूटर के सिक्योरिटी को इफेक्ट करता है। एलसेस की में किसी तरह की कॉम्प्रोमाइज़ जो होती है वो आपकी डायरेक्ट सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करती है। ये फंडा था, ओके। इसके बाद गाइज हमारा एक और है, वो है नेट बायोस। इसके बाद जो हमारा चीज़ है वो है हमारा नेट बायोस, ठीक है। उसके बाद एक्टिव डायरेक्टरी बचा है हमारा, ये सारी चीज़ें हमारे पास बची। नाउ नेट बायोस एक्टिव डायरेक्टरी को भी हम करेंगे, उसके पहले यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि विंडोज़ के अंदर में बहुत सारे जो पोर्ट्स हैं वो इन्यूमरेशन के लिए बने हैं, इन्यूमरेशन जिन पे हम कर सकते हैं, इन्यूमरेट कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें कि आपका नेट बायोस का भी पोर्ट आता है, जिसमें कि आपका SMB का पोर्ट आता है, SNMP का भी पोर्ट आता है, SMTP का भी पोर्ट आता है, NFS यानी नेटवर्क फाइल सिस्टम होता है उसका भी पोर्ट आता है, LDAP का आता है, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल होता है उसका आता है, SSH का आता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, पोर्ट्स जो होते हैं, इनको इन्यूमरेट कर करके हम इसके अंदर से काफ़ी डिटेल्स निकाल सकते हैं। इवन DNS भी है, काफ़ी डिटेल जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा दो चीज़ जो है बचा है अभी फ़िलहाल के लिए, इसको अभी नेट बायोस को हम कर लेते हैं, नेट बायोस को कर लेते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी को हम अभी आज के सेशन के लिए रहने देंगे, शाम को उसको हम देखेंगे। तो नेट बायोस को कर लीजिए, मैंने सोचा था नेट बायोस और ये दोनों कराएंगे शाम को, बट अभी नेट बायोस कर ही लीजिए, ठीक है। चलिए तो नेट बायोस पे करते हैं, पहले तो नेट बायोस की तरफ हम बढ़ते हैं। नेट बायोस, नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चलिए लिखिए, नेट बायोस, नेट बायोस is a standard interface. NetBIOS is a standard interface between networks and computers. NetBIOS is a standard interface. NetBIOS is a standard interface between networks and computers that enables
that enables applications on different computers that enables applications on different computers to communicate within a LAN. To communicate within a LAN. To communicate within a LAN. मतलब लैन में ही ये कम्युनिकेशन होती है, इंट्रानेट के अंदर होता है. आपको बताया ही था मैंने कि पूरी इन्यूमरेशन इंट्रानेट में वर्क करती है एक पर्टिकुलर प्राइवेट नेटवर्क के अंदर. ठीक है. टू कम्युनिकेट विद इन अ LAN. NetBIOS was created by IBM. IBM ने इसको क्रिएट किया था. NetBIOS was created by IBM and later adopted by Microsoft to run over TCP/IP. NetBIOS was created by IBM and later it was adopted by Microsoft to run over TCP/IP. Run over TCP/IP. NetBIOS is not routable across WAN, wide area network. Wide area network में routable नहीं है, but only used on LANs, local area network. Local area networks. ठीक है. Local area network. ठीक है. NetBIOS systems identify themselves with a unique 16 ASCII character, CHARACTER, 16 ASCII character string, 16 ASCII character string used to identify the network devices, over TCP/IP. ठीक है. तो क्या लिखा है मैंने? NetBIOS systems identify themselves with a 15 character या with a 15 कैरेक्टर भी आप लिख सकते हो, सिर्फ डिवाइस के लिए होता है, बट अगर ऐसे पूरा लिखना है तो विथ अ यूनिक 16 ASCII कैरेक्टर. NetBIOS systems identify themselves with a unique 16 ASCII character string used to identify network devices over TCP/IP, of which 15 मैंने क्यों बोला, of which 15 characters are used for device name, and 16th character is reserved for the service, or for the service लिख दो, for the service. मतलब कि NetBIOS सिस्टम जो होते हैं अपने आप को 16
कैरेक्टर का ASCII कैरेक्टर स्ट्रिंग का यूनिक 16 ASCII कैरेक्टर से आइडेंटिफाई करते हैं नेटवर्क डिवाइसेस को, जो नेटवर्क में डिवाइसेस होते हैं TCP/IP पे, जिसमें से 15 कैरेक्टर डिवाइस के बारे में बताता है उसका नेम क्या है। वो 15 कैरेक्टर जो बताता है वो बताता है डिवाइस का नेम क्या है। 16 कैरेक्टर जो होता है वो रिजर्व होता है। ठीक है, ये चीज होती है। नाउ एंड बस ये लिख लें, ठीक है। इट यूज SMB, जिसको क्या बोलते हो, सर्वर मैसेज ब्लॉक। इट यूज SMB, which allow फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग। मतलब फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग जो नेटवर्क में आपके जो भी होते हैं, आपने जो भी देखा है, या फाइल के साथ साथ डायरेक्टरी भी आएगी, डायरेक्टरी भी लिख लो, डायरेक्टरी भी तो होती है। फाइल, डायरेक्टरी एंड प्रिंटर शेयरिंग। तो आपके नेटवर्क में जो भी फाइल की, डायरेक्टरीज की, प्रिंटर्स की शेयरिंग, आपने देखा होगा होम ग्रुप बना के एक सर्वर कंप्यूटर से प्रिंटर एक कनेक्ट किया और बाकी कंप्यूटर से भी आप प्रिंट निकाल सकते हो बेसिकली उससे एक्सेस करके। तो ये सब काम जो है SMB के अंदर आता है। SMB इन सब कामों को करती है, इसलिए नेट बायोस जो है वो हैकर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नेट बायोस इन्यूमरेट करके हैकर्स जो है वो कंप्यूटर्स की लिस्ट निकाल सकता है। एक डोमेन में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सब की लिस्ट निकाल सकता है। जितने भी शेयर्ड फोल्डर्स हैं, डायरेक्टरीज हैं, प्रिंटर्स हैं, उनकी लिस्ट निकाल सकता है। पॉलिसीज जो है, पासवर्ड्स पॉलिसी जो भी हैं, उनके डिटेल्स भी निकाल सकता है, क्योंकि उसके अंदर सारी फाइल्स एंड प्रिंटर शेयरिंग वगैरह सब कुछ हो रही होती है। ठीक है। नाउ नेट बायोस इन्यूमरेशन में क्या क्या आप कर सकते हो। नेट बायोस एन्यूमरेशन करके आप क्या क्या कर सकते हो। लिस्ट कर सकते हो कंप्यूटर्स ऑन अ डोमेन, जो डोमेन में कंप्यूटर्स है वो आप लिस्ट कर सकते हो। लिस्ट कर सकते हो शेयर्ड डायरेक्टरी और फाइल और प्रिंटर्स कंप्यूटर्स के अंदर में। पॉलिसीज एंड पासवर्ड्स भी गेन कर सकते हो, क्योंकि आपके पास शेयर्ड फाइल्स, डायरेक्टरीज एंड ये सब का लिस्ट होगा, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। नेट बायोस के भी कुछ पोर्ट नंबर्स होते हैं गाइस, नेट बायोस के भी कुछ पोर्ट नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अलग इसके नेट बायोस के 3 तरह के पोर्ट्स होते हैं। पहला जो पोर्ट होता है वो होता है नेट बायोस डेटाग्राम सर्विस का। डेटाग्राम सर्विस का पहला पोर्ट होता है। ठीक है, जो कि डेटाग्राम यानी कि एक्चुअली पैकेट का काम करती है, डेटा का काम करती है, डेटा को आदान प्रदान जो भी है वो काम करता है। तो नेट बायोस डेटाग्राम सर्विस होती है जो कि काम करती है UDP प्रोटोकॉल पे, एंड इसका पोर्ट होता है 138। ठीक है, इसको मैं वैसे लाइन से लिख देता हूँ। पहले एक 137 होता है, एक 138 होता है, एक 139 होता है। तो पहले मैं 137 वाला लिख देता हूँ, जिसका नाम होता है नेट बायोस नेम रिजोल्यूशन। मतलब नेम को रिजॉल्व करने का काम यही करता है, जो भी डोमेन नेम या जो भी आपका है वो IP जो भी होती है IP, तो उसको रिजॉल्व करके डोमेन नेम में, यही इसका काम यही है। तो ये जो काम करती है नेम रिजोल्यूशन, ये भी UDP पे काम करती है हमारा, एंड इसका जो होता है 137 होता है। डेटाग्राम सर्विस डेटा के लिए 138 होता है, UDP पे ही काम करती है। बट एक होता है नेट बायोस सेशन सर्विस। ये आप खुद दिमाग लगाओ, ये UDP पे नहीं हो सकता, ये TCP पे ही होगा। सेशन मैनेजमेंट करना है ऑब्वियसली, तो UDP जैसे लापरवाह इंसान को वो चीज़ नहीं दिया जा सकती। देखो नेम रिजोल्यूशन में UDP दे दिया, क्योंकि आपको पता होगा DNS रिजोल्यूशन जो होती है उसमें भी DNS जो है वो UDP प्रोटोकॉल ही होता है, UDP पे ही काम करता है आपका जो DNS बेसिकली है। उसी तरीके से डेटाग्राम सर्विस के लिए भी UDP कर दिया, डेटा को चलो भाई एक सर्विस है पहुंचा दिया, ले दिया, वो काम कर दिया। बट सेशन सर्विस के लिए UDP यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई भी जिम्मेदारी वाला काम UDP को नहीं मिलता है। जिम्मेदारी का काम TCP की ही करेगा। अब सेशन मैनेजमेंट करना है भाई, सब कुछ करना है तो TCP ही करेगा, ताकि कोई गड़बड़ी हुई, एरर हुई, कुछ हुई, या रिट्रांसमिशन किया या कुछ भी किया, तो ये TCP का काम है हमारा। तो इसका पोर्ट नंबर 139 होता है। ठीक है, तो दिस इज नेट बायोस। अब गए नेट बायोस में, नेट बायोस इन्यूमरेशन के टेक्निक्स अलग अलग हैं,
अलग अलग नेट बायोस की इन्यूमरेशन अलग अलग इन्यूमरेशन के अलग अलग टेक्निक्स है। ये तो मैंने थियरी पार्ट आपको बताया, जिसमें अभी एक्टिव डायरेक्टरी हमारा बचा हुआ है, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। बट नेट बायोस इन्यूमरेशन के बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, ठीक है। उन टेक्निक्स में नेट बायोस इन्यूमरेशन के अंदर में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे इन्यूमरेट करना होता है, बहुत सारी टूल सेट्स होते हैं, बहुत सारी कॉन्फ़िगर, उन सबको यूज़ करके किया जाता है। वो सब भी देखेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, मोस्ट प्रोबेबली जो हमारी शाम की सेशन होगी वो हम देखेंगे। एंड इस सेशन के लिए फ़िलहाल हम इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपको जो भी है, अभी जो भी चीज़ें हुई हैं वो क्लियर हो गई होंगी। एंड इस चीज़ को आप प्लीज़ रिवाइज़ कीजिएगा, एक बार में शायद आपके दिमाग में नहीं जाएगा, ये मैं समझ रहा हूँ। तो आपका टास्क यही है शाम के पहले का, कि आपको आज का जो अभी का सेशन है और कल का जिनका रह गया है उसको रिवाइज़ करना है बस। और कोई भी आपके पास टास्क नहीं मैं दे रहा हूँ,